नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपका फाइनेंस मंत्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होने वाले इनकोटर्म्स सीपीटी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। जिन दोस्तों ने ये डिस्कशन या वीडियो नहीं देखा था वो प्लीज़ चैनल में जाएं और इसके बारे में वो डिटेल वीडियो हमारा देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम CIP के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो कि इनकोटर्म्स में यूज होने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टोटल 11 तरीके के इनकोटर्म्स हैं, यानी इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, जिसको ICC ने इशू किया हुआ है। ICC का मतलब होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चलिए मित्रों, डायरेक्ट हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, CIP कैरीज एंड इंश्योरेंस पेड, ठीक है। प्लेस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई एक्सपोर्टर और इंपोर्टर किसी एग्रीमेंट पे आते हैं कि ये हम सामान आपसे परचेज करेंगे, वो जो एग्रीमेंट होता है किसी न किसी टर्मिनोलॉजी के बेस पे होता है। तो यहाँ पे जो इनकोटर्म्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, आज CIP के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कि दोस्तों, किसी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यूज होने वाले इनकोटर्म्स में 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक, पहला कॉस्टिंग क्या होगी, कि उस पूरे प्रोसेस में कॉस्ट को कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा। दूसरा, किसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, यानी सेलर की रिस्पांसिबिलिटी कहाँ तक होगी और बायर की रिस्पांसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होगी। नंबर 3, रिस्क। इस पूरे ट्रांजेक्शन में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो रिस्क एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो इसलिए जब भी हम इनकोटर्म्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे रिस्क को भी आइडेंटिफाई हो जाता है उसी के बेस पे कि किसकी कहाँ तक का रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, कि सेलर की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, उसका रिस्क क्या होता है और कॉस्ट क्या होता है। आइए हम इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं। सेलर क्या करेगा कि अपने वेयर हाउस में सामान को अवेलेबल कराएगा, वहाँ से सामान को पैक करेगा। पैक करने के बाद इनलैंड लॉजिस्टिक होगी, सामान को लोड करेगा। लोड में ट्रक में या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेल भी हो सकता है, सामान को वहाँ से पहुँचाएगा और सीधे पोर्ट पे पहुँचाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में CIF वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, FOB के बारे में डिस्कस किया था, तो वो टर्मिनोलॉजी केवल C के लिए यूज होती है। बट CIP जो है वो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज सकती है, चाहे वो सी हो चाहे वो एयर हो। तो यहाँ पे सामान जब उठाएगा, उठाने के बाद वो कस्टम क्लियर करेगा और फ्रेट फॉरवर्ड की जो भी चार्जेस होती हैं उसका पेमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी एक्सपोर्टर की होती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसमें रिस्क किसका इन्वॉल्व होगा। ऑफ कोर्स अगर ये सारी चीज़ें सेलर की रिस्पांसिबिलिटी है तो रिस्क भी सेलर का होगा। तो यहाँ से लेकर के पोर्ट तक की जो भी उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा वो उसके लिए अलग से एक इंश्योरेंस लेगा। यहाँ पे सामान उसने अनलोड किया, अनलोड करने के बाद लोड करने की भी रिस्पांसिबिलिटी सेलर की है। तो सामान उसने चाहे एयरपोर्ट पे डंप किया हो या पोर्ट पे किया हो, उसके बाद वो सामान को लोड करेगा। सामान लोड होने के बाद, ठीक है, इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, फ्रेट जो भी इसके चार्जेस होंगे, वो भी पेमेंट की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी, पेमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सेलर की होगी। ये इसमें पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस प्लेस तक आपको सामान पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुंबई पोर्ट से लेकर न्यूयॉर्क पोर्ट तक सामान को पहुंचाना है तो उसकी जो भी कॉस्टिंग आएगी मुंबई पोर्ट से लेकर के, इसके पहले की तो जो कॉस्टिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, पोर्ट टू पोर्ट, एयर टू एयर, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्टिंग आ गई, यानी जिसको हम फ्रेट कॉस्ट भी कहते हैं, इसके पेमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि लास्ट जब हमने CPT के बारे में डिस्कस किया था तो इंश्योरेंस जो पोर्ट टू पोर्ट का इंश्योरेंस है, ये CPT में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, CPT में वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट CIP का करता है तो पोर्ट टू पोर्ट इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की हो जाती है, ठीक है। तो ये इस ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्क उसमें इन्वॉल्व है और किस तरीके की कॉस्टिंग उसकी हो सकती है। एक बार न्यूयॉर्क पोर्ट, हम मेरे एग्जांपल में न्यूयॉर्क पोर्ट पे पहुंचने के बाद
कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है। बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस कराएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज पेड करेगा, ठीक है। सामान को इसमें एक कैच ये है कि सामान जो यहाँ पे लोडिंग या अनलोडिंग होगी वो एक निगोशिएबल है, वो कोई भी कर सकता है, सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है, बट इसके लिए एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें लिखी होनी चाहिए। बट बेसिकली ज़्यादातर ये जो लोडिंग अनलोडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बायर की ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करेगा, इंपोर्ट ड्यूटीज पेड करेगा, सामान को मान लीजिए वो लोड भी कराता है, सामान को उसने लोड कराया और अपने प्लेस पे, जो भी उसका प्लेस है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, जो भी है, वहाँ पे वो सामान को पहुँचाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन यानी पोर्ट से लेकर के वेयर हाउस और फैक्ट्री और एनी अदर प्लेस में जो भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा वो बायर का रिस्क होगा। तो यहाँ पे बायर एक इंश्योरेंस भी लेगा, ठीक है। आई थिंक ये ग्राफ ही सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने में बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका रिस्क किसका रिस्क है, कहाँ तक का रिस्क है, और उसकी आपको एक कॉस्टिंग की भी आइडिया लग गई होगी कि किसकी, सेलर की क्या कॉस्ट होगी और बायर की क्या कॉस्ट होगी, एक्चुअली उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे कॉस्ट के, ठीक है। फिर भी मैं एक रिकैप करता हूँ कि पैकिंग, लोडिंग, इनलैंड बायर सेलर साइड, इनलैंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, कस्टम क्लियरेंस, टर्मिनल चार्जेस जो भी होंगे यहाँ पे पेड करने होंगे, ठीक है। सेलर पोर्ट पे जो भी पेमेंट करना होगा वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। सामान को शिप और एयर में लोड कराना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी, ठीक है। और इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की होगी, ठीक है। और एक बार मेरे एग्जांपल में न्यूयॉर्क पोर्ट में पहुंचने के बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ सेलर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। तो सेलर को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, बिना उसके ट्रांजेक्शन होता नहीं है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला कमर्शियल इनवाइस, यानी उसको एक सेल इनवाइस सेलर को प्रोवाइड करनी होगी बायर को, ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है, अगर उसकी पैकिंग ओडिंग में हुई है तो वो उसका सर्टिफिकेट भी सेलर को प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग और एयर बे बिल प्रोवाइड करना भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल, आपको आइडिया लग ही गया होगा कौन कौन से कंपोनेंट्स कॉस्ट में आएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स नहीं आएंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स बायर परचेज कर रहा है $100 में, तो ऑफकोर्स सेलर से अपनी मार्जिन भी ऐड करेगा। अगर उसकी कॉस्ट $100 है तो उस पर 10% उसने अपना मार्जिन ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो उसकी पैकिंग चार्जेज हुई वो उसने ऐड कर दिया, ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग ऐड कर दी, इनलैंड ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग ऐड करी, फ्रेट फॉरवर्डिंग जो एक्सपेंसेस होंगे उसको उसने ऐड कर दिया, कस्टम क्लियरेंस के जो चार्जेस होंगे उसको ऐड कर दिया, जो भी वहाँ पे टर्मिनल चार्जेज होंगे पोर्ट पे वो भी उसने उसमें ऐड कर दिया, और मैरिन इंश्योरेंस इस केस में तो लेगा ही, तो उनसे इंश्योरेंस की भी कॉस्टिंग उसने ऐड कर दी, ठीक है। तो उसकी जो टोटल कॉस्टिंग आएगी, मेरे एग्जांपल में आ रही है $130, तो वो $130 वो बायर को कोट कर देगा। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा इसी सीरीज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इनकोटर्म्स की सीरीज़ में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो डेट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिलीवरी एट टर्मिनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।